टिकैत ने खाली किया गाजीपुर बॉर्डर। 383 दिन बाद खत्म हुआ किसानों का धरना। बॉर्डर पर हुआ हवन, जश्न के साथ किसान लौटे। शाहदरा पुलिस ने पकड़ा चोरों का खतरनाक गिरोह। ताले लगी घरों में जाकर करते थे चोरियां। पत्नियां घरों में करती थी मेड का काम, वही देती थी अपने पतियों को घर के सारे सुराग। ज्वालानगर में शराब के ठेकों का विरोध। कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को किया तलब। ठेके के पास ही अस्पताल और दूसरे संस्थान। ईडीएमसी ने छत पर निर्माण के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी। लोगों को सिविल इंजीनियरिंग विभाग से लेना होगा सर्टिफिकेट। मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पूर्वी दिल्ली में नर्सरी कक्षाओं में भी एडमिशन के रजिस्ट्रेशन की लगी दौड़। प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं के हो रहे रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हो रहे रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा किसान आंदोलन भी बुधवार को पूरी तरह से खत्म हो गया। सिंधु बॉर्डर और साथ ही टिकरी बॉर्डर से किसान पहले ही हट चुके हैं और बुधवार को 383 दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों ने खाली कर दिया। बॉर्डर खाली करने से पहले वहां हवन किया गया। किसानों ने एक दूसरे को आंदोलन में विजयी होने पर बधाई भी दी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को अपने काफिले के साथ मुजफ्फरनगर जिले में अपने घर सिसौली लौट गए। किसान जश्न के साथ गाजीपुर बॉर्डर से हटे और फिर दोपहर बाद सिसौली पहुंचे। सिसौली पहुंचने पर भी टिकैत और उनके साथियों पर का जो है जबरदस्त स्वागत किया गया। जाने से पहले टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन 13 महीने चला, अब घर तक पहुंचने में 13 घंटे लगेंगे। इस आंदोलन में हमारी ट्रेनिंग हुई है। किसानों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। टिकैत ने कहा कि किसानों को अपनी ताकत का एहसास करना होगा। टिकैत का काफिला दोपहर 12 बजे के आसपास मुरादनगर पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान दिल्ली मेरठ मार्ग पर जाम लग गया। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर जाम होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस तरह से गाजियाबाद और दिल्ली की जो दूरी है वो कई किलोमीटर बढ़ गई और लोगों का लंबा चक्कर लगाकर और कई किलोमीटर की ज्यादा यात्रा करने के बाद अपने घर या फिर काम पर जाना पड़ा। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती बरती, लेकिन बॉर्डर खाली नहीं हुए। टिकैत द्वारा बॉर्डर खाली करने के साथ ही बाकी किसान भी वहां से हट गए। किसानों के हटने के बाद लोगों ने काफी खुशी जाहिर की है। सब खबरें दी, उन सब का भी धन्यवाद हम यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो बाबे जो लंगर भंडारे चलाने वाले गुरुद्वारे थे, उनका भी धन्यवाद। गांव के लोग यहाँ पे सामान लेकर आते थे, जिन्होंने कंबल, जिन्होंने किसी भी चीज की सेवा करी है, उन सब का यहाँ पे धन्यवाद है। 3 कानून वापसी हुए हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर यह आंदोलन स्थगित हुआ है। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने ऐसे शातिर चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ताला लगे मकानों को अपना टारगेट बनाते थे। जब घर के लोग घर से बाहर गए होते थे, ये तो चोरी रेकी करके इन घरों को अपना निशाना बनाते थे। इस साल 17 नवंबर को 12:30 बजे रात को जगतपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक कुमार के मकान में रखी कैश और ज्वेलरी चोरी हो गई है। अशोक कुमार की बेटी की शादी होने वाली थी और ये कैश और ज्वेलरी उसी के लिए इकट्ठा की गई थी। उस समय अशोक कुमार किसी शादी में गए हुए थे। थाना जगतपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और सारे मामले को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। चोरी की गई इस वारदात की जांच के लिए जिले के स्पेशल स्टाफ टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर विकास को जिम्मेदारी दी गई। इंस्पेक्टर विकास ने अपनी टीम के साथ टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से इन शातिर बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों में से सुभान कूड़ा बिनता है और इसी के घर में लाखों की ज्वेलरी बरामद हुई है। गिरोह का एक और सदस्य पेशे से टेलर है और इस चोरी का मास्टरमाइंड था। यह फरार होकर बेंगलोर जा रहा था। पुलिस ने इसे शातिर बदमाश को दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से पकड़ा है। इसके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है।
इनके तीसरे साथी शहादत की पत्नी बांग्लादेशी है और उसके पास से एक बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला है। शहादत और शाहीन की पत्नी मेड का काम करती है। यही अपने पतियों को घर में किसी न किसी होने की सूचना देती थी और इस मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो कि चोरी का माल खरीदा करते थे। पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से अप्रैल से अब तक 47 वारदात का भेद खुला है। 17 नवंबर एक शिकायत मिली थी पीसीआर कॉल 12:30 बजे के आसपास रात में। एक अशोक कुमार जगतपुरी है, इनकी बेटी का सहाय था वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। जैसे सहाय कदम होके इन्होंने घर पे आके देखा, इनका घर का ताला तोड़कर वहाँ काफ़ी सारे कैश, वो ज्वेलरी वो शादी के लिए रखा था, वो सारे चोरी हो रखा था। इसी के ऊपर हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किए हैं। ये केस को हमने स्पेशल स्टाफ को भी असाइन किए हैं और एक टीम हम जगतपुरी थाने से भी हमने बनाया। इसी के ऊपर स्पेशल स्टाफ ने उसी इलाका का टेक्निकल लोकल इंटेलिजेंस सब कुछ सीसीटीवी फुटेज कम से कम 50 सीसीटीवी फुटेज सब स्क्रीन करके इन्होंने फाइनली हमने एक बंदे को हमने जीरो इन किए हैं। उसका नाम है सुबान है। सुबान है, ये बेसिकली ये रैक पिकर का काम करता है। सीमापुरी एरिया में रहता है, जो जुगी है E44 जुगी उसी एरिया में रहता है। इसको हमने पहले पूछताछ किया, मना किया, लेकिन बाद में इनका घर का भी हमने तलाश लिया। उनके घर से कई सारे ज्वेलरी, पैसा, हाउस ब्रेकिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये मिली थी। इसी के ऊपर फिर फर्दर पूछताछ करके पता चला है इनका एक मेन है जो मास्टर माइंड है सादत, ये भी सीमापुरी वो जुगी में रहता है। बेसिकली टेलर का काम करता था पहले। ये मास्टरमाइंड है। पता चला ये एयरपोर्ट में बेंगलुरु भागने के लिए, कैसे भी इनको शक आ गया, पुलिस इनके पीछे पड़ा है। बेंगलुरु भागने के लिए ऑलरेडी इन्होंने फ़्लाइट बुक करके ऑलमोस्ट पहुंच चुका है एयरपोर्ट में। फिर हमने तुरंत वहाँ का जो आईजी एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 है वहाँ हमने कांटेक्ट किए। यहाँ से हमारा टीम भेजा है, भेज के वहाँ से अनाउंसमेंट करा के यहाँ उनको बुलाया, बैगेज को चेक करने का रीज़न दिखाकर, लेकिन ये बिल्कुल आया नहीं है, कहीं जाके एयरपोर्ट के अंदर छुप गया। फाइनली वो 4 मिनट पहले जो लास्ट अनाउंसमेंट जो होती है उसी समय में ये अनाउंसमेंट सुन के वो भाग रहा था फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए। तभी हमारा टीम उसको पकड़ के जो आईजीआई का जो हमारा जो पुलिस है उसके साथ मिलकर इसको पकड़ के फिर लाके इनको पूछताछ किए। इनके घर के भी हमने तलाश लिए, वहाँ पर भी कई सारे ज्वेलरी मिला है। कलकदुमा कोर्ट ने ज्वालानगर में शराब की एक ठेके को लेकर दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग के डिप्टी कमिश्नर को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि यमुना पार में नई शराब नीति के तहत खोले जा रहे शराब के ठेकों का जबरदस्त विरोध हो रहा। ज्वालानगर में खोले जा रहे ठेके को वहां के नागरिकों ने कलकदुमा कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि प्रस्तावित ठेके के पास ही शिक्षण संस्थान और अस्पताल है। सिविल जज श्रुति शर्मा ने इस मामले को एक्साइज डिप्टी कमिश्नर को 17 दिसंबर को पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। आज कलकदुमा कोर्ट में ज्वालानगर चौक पर जो शराब का ठेका है उसको बंद करवाने के लिए कोर्ट में सुनवाई थी। उसमें आज हम पेश हुए। ज्वालानगर चौक पर शराब का ठेका बंद कराने के लिए हमने वहाँ पर धरना भी दिया था और क्षेत्र के हज़ारों लोगों के साइन कराए। और जितनी भी अथॉरिटी हैं, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, लोकल एमएलए हो, एमपी साहब हो, एक्साइज कमिश्नर हो, दिल्ली गवर्नमेंट के चेयरमैन हो, चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, सभी लोगों को, दिल्ली पुलिस के डीसीपी, कमिश्नर, एडिशनल डीसीपी, सीपी, सभी जगह ये लिखित शिकायत भेज दी गई थी कि यहाँ पर शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा, क्योंकि ये एक्साइज के जो नियम हैं उनका भी वायलेशन करता है। वहाँ पासमरी एजुकेशन सेंटर है, अमर आश्रम, गौशाला है, हनुमान मंदिर है। देखिए, इसमें आज हमने 91 CPC सेक्शन में अपना सूट फाइल करा था आज। तो आज जज साहब ने उसमें नोटिस कराए द एक्साइज कमिश्नर को। तो इसमें 17 तारीख की डेट लगी है और अब आगे की कार्रवाई फिर। ईस्ट एमसीडी ने छत पर निर्माण के लिए अब नई पॉलिसी लागू कर दी है। निगम ने
छत पर निर्माण करने के लिए लोगों को सहूलियत दी है, जिससे वो आसानी से छत पर निर्माण कार्य शर्तों के साथ करा सकते हैं, जिसमें उनको नीचे वाले से परमिशन की जरूरत नहीं होगी, जिसके लिए सिविल इंजीनियरिंग विभाग से बिल्डिंग की सुरक्षा का सर्टिफिकेट लेना होगा। कई बार ये देखा गया है कि नीचे वाले ऊपर छत पर निर्माण कार्यों को लेकर एनओसी नहीं देते थे, लोग काफी परेशान होते थे। मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होगा और इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जो निगम के लिए काफी अच्छा रहेगा। आजकल के मकान फ्लैट वाइज बिकने चालू हुए, काफी समय से प्रथा चल रही है। कोई 2 मंजिल मकान बना हुआ है और उसको 3री मंजिल बनानी है तो नीचे से परमिशन लेनी पड़ती थी और उसमें ब्लैकमेलिंग भी होती थी। नीचे वाला कहता मैं नहीं बनने दूंगा, कोर्ट में चले जाते थे, कई समस्या उत्पन्न होती थी। और दूसरा व्यक्ति जो सब टॉप फ्लोर का जो छत का मालिक है, जो बनाना चाहता वो चाह के भी मकान को नहीं बना पाता था। हमने इस समस्या का खात्मा किया है और हमने ये ऑर्डर निकलवा दिए हैं कि अब कोई भी अपना मकान 3री 4थी मंजिल डालना चाहेगा, निगम से परमिशन लेके वो अपनी मंजिल को डाल सकता है, नीचे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास में ऊपर की फ्लोर खाली है वो अपना नक्शा पास करवा के इसको बनवा सकते हैं। इसकी बड़ी ओपन सर्कुलर है, इसके अंदर स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट लगेगा, वो हमारी जो विभिन्न जो एजेंसियां हैं गवर्नमेंट एजेंसी उनके थ्रू लगेगा, बकायदा इसका FAR वगैरह, मतलब एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। एक तो लोगों को परेशानी से बचाने का आपने काम किया है और दूसरा सबसे बड़ा काम कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू बढ़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर जो अनछुए पहलू थे उन पे काम हो रहा है। अभी विकास आनंद जी के नेतृत्व में जिस तरह से एग्जीक्यूटिव टीम काम कर रहा है और हमने भी ये बोला कि जो पब्लिक इतनी अच्छी बात होती है उसको भी हमारे सामने लेके आएँ और हम उसको निश्चित तौर पर अगर पब्लिक इतनी हो तो उसको हम पास करेंगे। बहुत जरूरी था ये ऑथोराइज्ड एरियाज के लिए, अनऑथोराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनीज के लिए कि इस तरह की पॉलिसी आए। आवास अब ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, जमीन पर तो नहीं फैल सकते हैं। डीडीएम मास्टर प्लान की मेंबर भी हूँ वीडीएमसी से। ये एक जो समस्या थी ये जो एक हल निकला है, बहुत सारी समस्याओं को ये अंत करेगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 2022-23 के नर्सरी, केजी और पहली कक्षाओं के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से हो गई है। आपको बता दें कि ज्यादातर स्कूल एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन ही उपलब्ध करा रहे हैं ताकि भीड़ भाड़ से लोग बचे रहें और कोरोना नियमों का उल्लंघन ना हो। जबकि बच्चों के पेरेंट्स की सुविधा के लिए कई ऐसे स्कूल हैं जो सीधे कैंपस से भी फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले महीने में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली के लगभग 1800 स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2021 से शुरू हुई, जिसके लिए एप्लीकेशन विंडो 7 जनवरी 2022 को बंद होगी। स्कूलों के मैनेजमेंट का कहना है कि काफी संख्या में रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हमारा एम ये है कि पेरेंट्स को किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए हमने मैक्सिमम एक्सपोजर दिया हुआ है अपनी वेबसाइट के थ्रू। इट इज़ वेरी एक्सेसिबल, it is very comfortable, and on one click parents can reach to the maximum information, simply only one document। हाँ, अभी तक तो क्वेरी कोई विशेष नहीं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन पर तो शुरू से ही हो रहा है तो पेरेंट्स जानते हैं क्या करना है। फिर भी उसमें केवल एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, वो है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। हाँ, उसके बाद जो क्वेरीज फिजिकली टीचर यहाँ और पेरेंट्स आना चाहता है वो आता है और वहाँ हमारा जो इंचार्ज है नर्सरी के उसको ब्रीफ कर देती है। देखो, पहली बात पेरेंट्स का डरना स्वाभाविक है, लेकिन ये डरना ना डरना अपने हाथ में है। ये डर हमारे द्वारा पैदा किया गया है। यदि हम इसे फाइट करने के लिए तैयार हैं, इम्यूनिटी रखें और अपनी सारी सुविधाएं जो उसके साथ हमारी सावधानियां उन्हें बरतते रहे, तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रहा स्कूल का सवाल, तो स्कूल में सब कुछ बच्चों के हिसाब से है। हमारी हर क्लास में एक टीचर और एक आया होती है साथ में, उन्हें गाइड करने की पूरी सुविधाएं हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। 15% हम बच्चों को बैठाएं 50% का, और जिस बच्चे को दिक्कत होगी तो वहाँ मेरे अटेंडेंट है, डॉक्टर हैं, सारी हेल्प है। इसलिए किसी भी तरह हमारे हाथ में बच्चा आया, समझिए हमारा बच्चा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पार्किंग की समस्या के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि एमसीडी और माफियाओं की साठगांठ के कारण शहर में पार्किंग की समस्या है।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी ही दिल्ली में हो रही पार्किंग की समस्या के लिए जिम्मेदार है। इस पर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने कृष्णानगर में बनी मल्टी लेवल पार्किंग के बारे में लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि पार्किंग की बहुत समस्या है। एक मल्टी लेवल पार्किंग है वो अधिकतर फुल रहती है। पार्किंग की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग एक और बने जिससे जो परेशानियां हो रही हैं उनसे निजात मिल सके। पार्षद संदीप कपूर ने भी दिल्ली सरकार अपने परिवहन विभाग को सुधारे ताकि लोगों को अपना पर्सनल वाहन ना खरीदना पड़े और सड़कों पर जाम ना लगे। अब लोगों को वाहन खरीदने पड़ते हैं, इसलिए पार्किंग की समस्याएं आती हैं। दिल्ली सरकार परिवहन सेवा ठीक करेगी तो पार्किंग की समस्या नहीं होगी। देखिए कि आपने देखा कि पीछे ही अभी त्यौहार गए हैं जैसे दिल्ली में, और दिल्ली में पार्किंग की स्थिति ये हो चुकी है कि लोग अपनी रेजिडेंस में जो पार्किंग है लोगों की, लोग जो बाहर से आते हैं जैसे बिहारों से आते हैं या साथ की कॉलोनियों से आते हैं वो भी लगा देते गाड़ी। कृष्णानगर में जो समस्या है मेन, एक तो हमारी लाल क्वार्टर जो मार्केटें हैं उनकी गाड़ियाँ होती हैं, एक मल्टीनरी पार्किंग में जहाँ हम खड़े हुए हैं ये पार्किंग फुल रहती है। ऐसी पार्किंग है कृष्णानगर में कम से कम 3 से 4 चाहिए। जिस हिसाब से विकास हो चुके, मार्केटें बढ़ती जा रही हैं, रेजिडेंस में जो फ्लैट बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की आशा है कि आने वाले टाइम में, जैसे संदीप जी ने अच्छे कि हम एक पार्किंग बनवाई है, हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी निगम पार्षद आता है कि ऐसी पार्किंग 3-4 बनाए जिससे जनता को थोड़ा राहत मिले। कृष्णानगर की ये पहली जो है मल्टी लेवल पार्किंग है और बहुत अच्छी तरीके से जो इसको जो है चलाया जा रहा है। एक तो कृष्णानगर जो है मार्केट, लाल क्वार्टर मार्केट है, इसे मिनी कनॉट प्लस भी करा जाता है, तो सारे विहारों से लोग गाड़ियां लेके आते हैं। तो जब से ये पार्किंग बनी है तब से तो बहुत सहूलियत हुई है। लेकिन क्या होता है कि पार्किंग में जो है 500 गाड़ियों की जो है या 400 गाड़ियों की जगह है, लेकिन गाड़ियां ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ मार्केट के जो है लोग जो है वो रेजिडेंशियल लोगों के घर के आगे जो है गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो उन लोगों को जो है परेशानी होती है और इस वजह से झगड़े भी होते हैं। देखिए, पार्किंग का मुद्दा इस समय पूरी दिल्ली में है और पार्किंग की कमी हमेशा ही रह रही है, काफ़ी समय से चल रही है। हालांकि हमारे कृष्णानगर में मल्टी लेवल पार्किंग बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पार्किंग की कमी है। ये भी पार्किंग हमेशा फुल रहती है और इस तरीके की छोटी छोटी पार्किंग हर एरिया में बननी चाहिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम लगातार पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए नई पार्किंग और एक कृष्णानगर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। लगातार दिल्ली की बिगड़ती परिवहन व्यवस्था की वजह से लोगों को अपने व्यक्तिगत वाहन खरीदने पड़ते हैं, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों नहीं बसों को व्यवस्थित करती, क्यों नहीं बसों का टाइम टेबल फिक्स होता जिससे लोग अपने व्यक्तिगत वाहन ना खरीदें और अपना पैसा खराब ना करें। मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुधारें, जिससे पार्किंग की व्यवस्था हम ठीक कर सकें। तो हाल ही में सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, यानी कि दिल्ली की सरकार में वो नेता हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप एमसीडी पर लगाते हुए कहा है कि एमसीडी पार्किंग की समस्या को सुलझा नहीं पा रही है। इसी को देखते हुए हम पहुंचे हैं कृष्णानगर मल्टी लेवल पार्किंग में देखने के लिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थिति है वो साफ तस्वीरों में नजर आ रही है। देखा जा सकता है कि ये जो मल्टी लेवल पार्किंग है, यहाँ पर काफ़ी जो गाड़ियां हैं वो पार्क हुई हुई हैं और इसके अलावा ना सिर्फ 4 व्हीलर बल्कि जो 2 व्हीलर हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पार्क किए गए हैं। लेकिन समस्या की अगर बात करें तो हाँ, बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में पार्किंग को लेकर। ये भी आरोप है कि सड़कों पर जो गलत तरीके से गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, उसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। ऐसे में एमसीडी अब इस पर अपनी सफाई देते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, सीसीएन। ओमिक्रॉन के केस दिल्ली में पहले से बढ़ रहे हैं। लगभग 77 देशों में इस नए वेरिएंट ने दस्तक दे रखी है। इस नए वेरिएंट से बचने के लिए डॉक्टर्स बार बार लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना नियमों का सभी को पालन करना है और इस नए वेरिएंट ने और देशों में काफी हालात खराब कर रखे हैं। दिल्ली में अभी केस कम है। दोनों वैक्सीन लगे होने के बाद भी डॉक्टर्स ने एहतियात बरतने की बात कही है। ये इसकी एक अपनी जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिसमें ये अपने आप को म्यूटेट करेगा। ये जो म्यूटेशन है, इसकी जो अगर ख़राब बात अगर हम करते हैं तो ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, कम्युनिकेबल बहुत ज़्यादा होगा, एक दूसरे को फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और ये अब हो गया है एयरबॉर्न। टच इज़ अ पार्ट बट इट इज़ नॉट द ओनली पार्ट। तो एक तो चीज़ ये है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हम डिजिट्स पे बात करेंगे तो एकदम से नंबर्स बहुत बढ़ने हैं। नंबर्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो डेफिनेटली रोज़ आंकड़े पढ़ के कहीं ना कहीं डर
मन के अंदर आ जाता है। भय रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वेव को भी मुश्किलों के साथ लेकिन अच्छे से मैनेज किया गया था। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री से भी बेहतर हमने इंडिया में इसको कंट्रोल किया था। हादसे हुए हैं ज़रूर, तकरीबन हर परिवार में हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव भी हुआ है। देखिए, ओमिक्रॉन वायरस जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है डिटेक्ट हुआ था, जिसका मतलब ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने इसका उत्पादन किया या ये जो है वो बीमारी साउथ अफ्रीका में ही आई। ये कहीं से भी आ सकती है, मगर डिटेक्ट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ। और हमने देखा कि ये वायरस के अंदर जो क्षमता है वो बहुत फास्ट रेप्लिकेशन की है। जैसे कि डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है, उसके अंदर जो है रेप्लिकेशन की क्षमता जो है वो मान लीजिए कि एक हफ्ते में 4 आदमी को बीमार करेगा, मगर ये जो ओमिक्रॉन है ये हम मान के चलते हैं कि एक हफ्ते में 20 आदमियों तक को बीमार कर सकता है। एक आदमी से दूसरे आदमी तक यह बहुत आराम से ये फैल जाता है और बहुत जल्दी फास्ट स्पीड में फैलता है। जैसे इंडिया के अंदर जो है वो पहले कुछ केसेस आने शुरू हुए थे और पता चला था कि ओमिक्रॉन वायरस के हैं, तभी आइडिया हो गया था कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो बहुत जल्दी इंडिया में भी स्प्रेड कर सकता है। दिल्ली में जो है वो कुछ दिन पहले 1 केस आया था, अब 3 केस डिटेक्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो अनडिटेक्टेड जाएंगे, मगर अभी तक की जो जानकारी इसके बारे में मिली है उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बीमारी बहुत अग्रेसिव नहीं है, बहुत सीवियर बीमार नहीं कर रहा है लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जिनको वैक्सीन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको वैक्सीन लगा हुआ है तब भी चांसेस है कि आपको जो है ओमिक्रॉन वायरस संक्रमित कर सकता है, आपको कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है ओमिक्रॉन वायरस के थ्रू। मगर ये है कि आप कम से कम बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उसकी तीव्रता ज़्यादा नहीं होगी और हॉस्पिटल्स के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा जैसे पहले एडमिशन का आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो या तो अनरेकग्नाइज जाएंगे या बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, हल्की फुल्की दवाइयों में वो सही हो जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज ईडीएमसी हेडक्वार्टर के बाहर दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन ने विशाल प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होने तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांगे ये हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जिन कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई है उनको सैलरी दी जाए, और साथ ही जो उनकी अटेंडेंस है वो मोबाइल ऐप के जरिए चल रही है उसको तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि कुछ कर्मचारी पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी सैलरी 12,000 से 13,000 तक है, तो वो मोबाइल कहां से खरीदें। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की, तो मेयर ने कहा कि कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों को जो है उस पर गौर करने की बात कही है, और साथ ही कहा कि कर्मचारी कमिश्नर से मिलना चाहते हैं, लेकिन कमिश्नर के साथ वीरवार को कर्मचारी मुलाकात करेंगे और साथ ही समाधान निकालने पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जैसे सैलरी नहीं आई है, सैलरी का मामला है। दूसरा सबसे बर्निंग इशू है जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का मामला है। और अब ये इन्होंने जो मोबाइल ऐप से अटेंडेंस की बात की है, तो वो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं और सब पर महंगा फ़ोन नहीं है, तो ये अपनी जो समस्याएं चलती आ रही हैं हमारी, तो उन सब को लेकर आज हमारा विशाल प्रदर्शन चल रहा है। तो और धरना भी देना पड़ा है तो धरना देंगे, और काम बंद हड़ताल करने तो काम बंद हड़ताल भी करेंगे। एक तो जो हमारे कर्मचारी पक्के उन्होंने पक्का तुरंत है, और पक्का करने के साथ साथ हमारे जो मोबाइल ऐप चला रहे हैं वो नहीं चलने देंगे। उसके लिए हम निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे और निगम को दिखा देंगे कि हमारी किसी माता बहन की अगर फोटो खींच ली तो जो फोटो खींचने आएगा उसे वहीं लुटा के मारा जाएगा और टांग बना के चीर देंगे उसको वहीं, जितने हमारी माता बहन की फोटो खींचती। ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि किसी की फोटो माता बहन की नहीं खींचने देंगे और बिल्कुल नहीं खींचने देंगे। अनपढ़ है, हम अनपढ़ लेडीज है हमारी, वो जानती नहीं है कुछ, तो वो फ़ोन कहाँ से खरीदेंगे। और कच्चे लोग हैं, 13,000 तनख्वाह, 15,000 का फ़ोन कहाँ से लेंगे। अटेंडेंस जैसे चलती आ रही वैसे चलाएंगे। और इन लोगों ने क्या हुआ कि जो पहले कुछ खत्ते पे लोग लगे हुए थे कि उनको ट्रांसफ़र करें, अब बाड़ों में से भी कॉलेज स्कूल में भेजने लग रहे हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।